Good morning, students. Today we are discussing the subject health education, in which we are doing the new chapter non-communicable diseases. तो सबसे पहले non-communicable diseases होते क्या हैं? Non-communicable diseases is caused due to multiple factors. के multiple factors से cause होते हैं, and it is not transmitted directly or indirectly. और ये ट्रांसमिट नहीं होते, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय एनी वेक्टर और एजेंसी, जो कि किसी पर्सन टू पर्सन से ये आगे फर्दर ट्रांसमिट नहीं होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, या पर्सनल कॉन्टैक्ट से हो या आपके मतलब कफ स्नीजिंग वगैरह से हो, मतलब किसी भी तरह से, मतलब वो अगर ट्रांसमिट ना हो पर्सन टू पर्सन थ्रू एनी एजेंट, वो उन्हें बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उसमें हम हाइपरटेंशन, अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, ब्लाइंडनेस, ये सारी हम डिजीजेस में अक्सर होती हैं। These diseases are present at leading cause of death in developed countries. Developed countries should take suitable steps to avoid epidemics of non-communicable diseases likely to come with socio-economic development. Next हमारे पास risk factors for non-communicable. सबसे पहले हमें ये तो देखते हैं कि non-communicable diseases होते क्या हैं आपके, उसके बाद जो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं। अब ये जो डिजीज है किसी से तो हमें ट्रांसमिट नहीं होगी, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर ही खुद ना खुद कोई ना कोई डिफेक्ट के कारण या आपकी अनहेल्दी कंडीशंस के बारे या अनहेल्दी डाइट के कारण, उनके कारण ही जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो अक्सर होएगी। तो उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होंगे। सबसे पहला आपका अल्कोहल अब्यूज, सेकेंड स्मोकिंग और यूज ऑफ टबैको, थर्ड बैड लाइफस्टाइल्स जिसमें कि आपका ओवर ईटिंग या सेडेंटरी हैबिट्स आ जाएगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन अक्सर हो सकता है, या आपके स्ट्रेस फैक्टर्स। तो इट इज मोर डिफिकल्ट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस देन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो ज़्यादा मुश्किल है उनसे हमें प्रिवेंट और कंट्रोल करने के बजाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, बिकॉज इट इज़ हार्ड टू ऑल्टर द लाइफस्टाइल, कस्टम्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स। सबसे पहले हम इसमें अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में सबसे पहले डिजीज पढ़ेंगे कैंसर। तो कैंसर जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैलिग्नेंसी और नियोप्लासिया। Cancer is a disease in which body cell grows abnormally and uncontrollably because their normal regularly controls have been damaged. Cancerous cells have following characteristics. सबसे पहले आती है क्लोनैलिटी। Mostly the cancer originates from a single stem cell which proliferates abnormally to form a group of malignant cells. मोस्टली क्या होता है आपके जो कैंसर है ओरिजिनेट होता है आपके सिंगल सेल के अंदर, जो कि आगे फर्दर प्रोलिफरेट हो जाता है और ग्रुप्स फॉर्म कर देता है मैलिग्नेंट सेल्स के, ठीक है, जिनको हम क्लोन बोलते हैं, स्टेज का नाम दिया गया क्लोनैलिटी। सेकंड होता है ऑटोनॉमी। इसमें क्या होता है आपके ग्रोथ इज नॉट रेगुलेटेड ड्यू टू डैमेज रेगुलेटरी कंट्रोल्स। जो ग्रोथ है आपकी वो रेगुलेट नहीं होती है क्योंकि उसकी जो रेगुलेटरी कंट्रोल्स है वो डैमेज हो चुके होते हैं। एनाप्लासिया, देयर इज नो सेल डिफरेंशिएशन, उसके अंदर हमें सेल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होती। फोर्थ है मेटास्टेसिस, कैंसर सेल्स आर एबल टू इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन्स। उसके बाद एटियोलॉजी, कैंसर अकर्स ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर से मतलब इसका क्या आपका कॉज है कैंसर का, दैट इज a cell may become cancerous when certain genes that control vital process becomes damaged. These faulty genes may be inherited.
आपकी इसमें एग्जांपल रहेगी रेटिनोब्लास्टोमा, जिसमें कि आपके मैलिग्नेंट आई ट्यूमर रहते हैं। उसके बाद हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड ट्यूमर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रिन कैंसर। These cancer occurs more often in particular families due to genetic influences. सेकेंड हमारे पास होती है रेडिएशन। रेडिएशन से कैंसर कैसे कॉज होता है? It is estimated that about 30% of all the cancers result from exposure to radiation such as X-rays and sun rays. तो उसके बाद थर्ड हमारे पास टोबैको। 30% of all cancers are caused due to use of tobacco, चाहे वो आपकी सिगरेट स्मोकिंग में हो, जो कि 90% ऑफ ऑल लंग कैंसर के केस करते हैं। लंग कैंसर के जितने भी ज़्यादा 90% केसेस आपके सिगरेट स्मोकिंग से होते हैं। यूज ऑफ टोबैको इज एसोसिएटेड विद द कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, इसोफेगस, यूरिनरी ब्लैडर, पैनक्रियास एक्सेट्रा। फोर्थ आपके रहते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जो आपको एक्सपोजर टू वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स में कॉज कैंसर। उसके बाद मेडिकेशन, सर्टेन ड्रग्स एंड हार्मोन्स हैव बीन शोन टू बी कार्सिनोजेनिक। एग्जांपल डाइथाइल stilbestrol causes increased incidence of vaginal and cervical cancer. There is an increased risk of cervical cancer with increasing duration of use of oral contraceptives. नेक्स्ट होते हैं हमारे पास डाइट। डाइट से हम कैसे कैंसर कॉज हो सकता है, जो कि अबाउट 35% जो हमारे कैंसर है वो डाइट के कारण होते हैं। वो कौन सी डाइट के कारण होते हैं? विद एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट देयर इज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ज़्यादा फैट लेने से ब्रेस्ट कैंसर क्या वो रहता है। सेकंड, स्मोक्ड फूड इंक्रीजेस इंसिडेंस ऑफ स्टमक कैंसर। जितना हम ज़्यादा स्मोक्ड फूड खाएंगे उससे हमारा स्टमक कैंसर होने का कॉज ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेस इंटेक ऑफ होल ग्रेन सीरियल इंक्रीज रिस्क ऑफ इंटेस्टाइनल कैंसर। लेस इंटेक ऑफ विटामिन ए एंड सी इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। उसके बाद वायरसेस। वायरसेस कैसे कॉज करते हैं? Viruses are responsible for 7% of all cancers. Infection with hepatitis B virus can lead to hepatocellular carcinoma. Infection with human T lymphotropic virus 1 can lead to adult T cells leukemia. Next हमारे पास alcoholism. Alcoholism कैसे कर सकती है? Excessive consumption of alcohol, especially combined with cigarette smoking, is also a risk factor of cancer of stomach, esophagus and liver. लास्ट हमारे पास होती है एजिंग। कैंसर इज ऑलमोस्ट कॉमन इन ओल्डर पीपल। अब जितनी एज ज़्यादा बढ़ेगी उतने कैंसर के कॉज जो है वो बढ़ते जाएंगे। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए हमारे? फर्स्ट है हमारे पास अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर टू रेडिएशन। सेकंड, अवॉइड स्मोकिंग, टोबैको, च्यूइंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन। थर्ड, रिड्यूस इंटेक ऑफ फैट, स्मोक्ड फूड, प्रेफर टू टेक होल ग्रेन सीरियल्स, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स इन प्लेंटी। Immunization against hepatitis B virus. Next, control air pollution. Avoid injudicious use of drugs like hormones. Take measures to avoid industrial workers' exposure to chemicals. Aid improvement in personal hygiene may decline incidence of certain cancer, example cervical cancer. Next हमारे पास आती है cancer education. People in general should be told about the following early signs and symptoms of cancers so that they can consult the expert at the earliest and the disease may be controlled. तो सबसे पहले ट्यूमर और स्वेलिंग अगर हो, any swelling of the tissue anywhere in the body should always be looked on with suspicion. उसके बाद changes in bowel habit. Any sudden change in normal bowel habit should be carefully investigated. Loss of weight. Unexplained loss of weight should always be thoroughly investigated. Chronic source, any source that does not heal within 2 to 3 weeks could be due to cancer of skin. Difficult swallowing. The trouble may not be due to cancer, but it should be investigated and corrected. अब ट्रीटमेंट क्या देते हैं कैंसर में? The cancer treatment consists of surgery, radiotherapy, and chemotherapy. According to the stage and involvement of the system, multifactorial approach, that is combination of any two or all the three above mentioned therapies are used in today's practice. तो सबसे पहले हमारे पास कैंसर में हमने पढ़ा कि कैंसर को क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंसी और नियोप्लाजिया। उसके बाद
कैंसरस सेल्स के कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, उसमें आती है हमारे पास क्लोनैलिटी, ऑटोनॉमी, एनाप्लेजिया, मेटास्टेसिस। उसके बाद एटियोलॉजी, मतलब उसमें कॉज हम कैसे हो सकते हैं, उसमें हमने रेडिएशन में पढ़ा है, जेनेटिकली हो सकते हैं, ठीक है, यूज ऑफ टोबैको से हो सकते हैं, आपके डाइट से रह सकते हैं, ओवर कंजम्पशन से हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हो सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के अंदर हमने कि जो हमारे यूज ऑफ रेडिएशन है वो कम होनी चाहिए, जो डाइट है वो स्मोक फूड कम होना चाहिए, अल्कोहल कंजम्पशन की जो है वो कम रहनी चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग बंद होनी चाहिए, वाटर एयर पोल्यूशन उसको ध्यान में रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इसके प्रिवेंटिव मेजर्स है जो कि इनको अप्लाई करके हम कैंसर से बचा जा सकता है। तो लास्ट में हमारे पास ट्रीटमेंट रहती है, ट्रीटमेंट में हमने क्या है जो आपकी इसकी या तो फिर सर्जरी होगी या रेडियोथेरेपी या आपकी कीमोथेरेपी, ये आपके डिपेंड करेगा कि आपके मतलब केस आपका कौन सा है, कौन सी स्टेज में आपकी कैंसर, ठीक है। ये हमारे पास थी कैंसर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज आती है डायबिटीज मेलाइटस। In diabetes mellitus, the body is unable to use glucose for energy due to inadequate amounts or loss of sensitivity to hormone insulin. It is characterized by persistent hyperglycemia, usually with glycosuria. Lack of insulin, whether absolute or relative, affects the metabolism of carbohydrates, proteins, fats, water, and electrolytes. Without adequate insulin, body cells are unable to absorb glucose, and unused glucose stays in blood and may cause serious damage to tissues. हमारी जो बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स हैं, अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है, या जो हमारे सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे ग्लूकोज को, तो क्या होगा, जो अनयूज्ड ग्लूकोज रहेगी वो ब्लड के अंदर रहेगी और वो फर्दर टिश्यूज को डैमेज करेगी। इसमें आपके रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं, आपके सबसे पहला होता है एज। चांसेस ऑफ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इंक्रीज विद इंक्रीज इन एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे डायबिटीज होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज होंगे। जेनेटिक फैक्टर्स, चाइल्ड ऑफ डायबिटिक इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेम टाइप ऑफ डायबिटीज। अगर पेरेंट में आपके डायबिटीज अगर है तो ज़्यादातर केसेस में चिल्ड्रन को भी वो सेम टाइप ऑफ डायबिटीज जो है वो अक्कर रहती है। ओबेसिटी, ओबीस पर्सन आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस एंड द रिस्क इज रिलेटेड टू बोथ द ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ ओबेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास होती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स। लैक ऑफ एक्सरसाइज में लीड टू नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। Malnutrition में during childhood may result in the partial failure of beta cell functions. Excess intake of sweets can strain in pancreas to secrete more insulin, but after certain point failure in coping with the situation may lead to diabetes. Viral infections में some viral infections may cause beta cells destruction, leading to diabetes. Example rubella and mumps. स्ट्रेस में जो आपकी क्रोनिक स्ट्रेस में लीड टू डायबिटीज। अल्कोहल अब्यूज में कॉज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब आप क्या आते हैं नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ डायबिटीज। तो हमारे पास दो तरह के टाइप होते हैं, एक होते हैं हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज, एक होते हैं हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसमें आप उसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। इसमें आपका क्या रहता है कि जो पैनक्रियाज है वो प्रोड्यूस जो जिसने प्रोड्यूस करना होता है इंसुलिन वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है, या प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करता है, या तो बिल्कुल ही नहीं करता है या बहुत ही ज़्यादा कम करता है। तो इससे क्या होगा आपका, और ये जो है ये फर्स्ट 40 ईयर्स की एज में आपको पेशेंट्स को ये ज़्यादातर अक्कर होता है, जिनका कि नॉर्मल या नॉर्मल से कम उनका वेट हो, और जो इनके सिम्टम्स रहते हैं वो आपके सडन और एक्यूट होते हैं, क्योंकि जब आपको उसी टाइम पे इंसुलिन नहीं मिला तो वो दिक्कत रहेगी उस टाइम के लिए।
इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट। अब यहाँ पे क्या है, जो पैंक्रियाज है वो आपके जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, और इंसुलिन को तो चाहिए आगे फर्दर जो फूड को है उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए, जो कि ग्लूकोज के साथ मिलेगा, ठीक है। अब इंसुलिन जो है वो सिक्रीट ही नहीं हो रहा, तो इंसुलिन तो चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे इंसुलिन के इंजेक्शंस जो है वो दिए जाते हैं टाइप 1 डायबिटीज में, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो कि आपकी टाइप 1 है। और टाइप 2 में क्या रहता है आपके, इसमें ये जो आपका है ये मिडिल एज और एल्डरली एज में अक्कर होता है आपका, ठीक है। इन दिस कंडीशन पैंक्रियाज कंटिन्यूज टू सिक्रीट इंसुलिन। इसमें क्या रहता है कि जो पैंक्रियाज है वो प्रॉपर्ली अपने टाइम टू टाइम जो इंसुलिन है वो सिक्रीट कर रहा है, बट इसमें जो आपके सेल्स होंगे जो बॉडी के अंदर वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू इट्स इफेक्ट, वो प्रॉपर्ली उस इफेक्ट को रेजिस्ट करते हैं। It develops slowly and is often unnoticed for years. In both type of diabetes, heredity and interaction determine the timing of onset. Diabetes mellitus can sometimes develop during pregnancy. ये प्रेगनेंसी के टाइम भी कई बार कॉज होती है, उस टाइम हम इसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज। It is usually treated with insulin to maintain the health of the mother and baby. It usually disappear after childbirth. और ये चाइल्डबर्थ के बाद डिसअपीयर भी हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके आपके साइलेंट सिम्टम्स क्या रहते हैं हमारे पास, जो हमारे मेन सिम्टम्स हैं बोथ डायबिटीज के लिए, वो एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीयूरिया जिसको बोलते हैं, एक्सेसिव थर्स्ट, ये ड्राई माउथ रहता है, इंक्रीज हंगर, भूख ज़्यादा लगती है, लैक ऑफ एनर्जी, ब्लड विजन, डिलेड वाउंड हीलिंग, जो आपके वाउंड जख्म वगैरह हील होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बर्निंग सेंसेशन इन द फीट, वीकनेस एंड फटीग। उसके बाद हमारे पास जो है कॉम्प्लिकेशंस क्या रहती है, इट में गिव राइज टू बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं यूजुअली इजीली टू कंट्रोल, बट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है जो कि हार्ड टू कंट्रोल होती है एंड कैन लीड टू प्रीमैच्योर डेथ। इसमें आपकी प्रीमैच्योर डेथ भी अक्सर हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आपके पुअरली कंट्रोल्ड एंड अनट्रीटेड टाइप 1 डायबिटीज में लीड टू डायबिटिक कोमा। इट इज ड्यू टू बिल्डअप ऑफ कीटोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में डैमेज टू ब्लड वेसल्स इन रेटिना में लीड टू ब्लड विजन, डिस्टर्ब्ड विजन और ब्लाइंडनेस। न्यूरोपैथी भी रहती है, डिस्टर्बेंस ऑफ सेंसेशन, डैमेज टू किडनीज एंड देयर इज इंक्रीज्ड लायबिलिटी टू हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन। अब इसमें आपके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या रह सकते हैं हमारे पास, कि पीपल इन जनरल शुड मेंटेन द नॉर्मल बॉडी वेट। नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन रखना चाहिए, जिसके कारण हम बैलेंस डाइट प्रॉपर लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, इससे हमारा नॉर्मल वेट मेंटेन रह सकता है। पीपल शुड अवॉइड वेरियस रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज लाइक अल्कोहल अब्यूज और स्मोकिंग या स्ट्रेस। डायबिटिक शुड मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल एज क्लोज विद इन द नॉर्मल लिमिट एज प्रैक्टिसेबल विद डाइट अलोन, डाइट एंड ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, डाइट एंड इंसुलिन। तो पेशेंट शुड टेक केयर हिज अकॉर्डिंग to medical advice to prevent complication of retinopathy, neuropathy, IgE and neuropathy. Patient should take care of his skin and feet, should not walk barefooted. He or she should wear shoes that fit comfortably and he should clean his feet daily. Diabetic clinics should be established to provide proper guidance to patients to control blood glucose level. अब इसमें ड्रग्स जो है हम क्या दे सकते हैं, जैसे सल्फोनाइड यूरिया, इसमें क्लोरप्रोमामाइड, ग्लिकाजाइड, ग्लिफिजाइड एंड टॉलबुटामाइड। बाइग्लैनाइड्स में मेटफॉर्मिन या फेनोमॉर्फिन या आपके इंसुलिन इंजेक्शन। तो ये हमारे पास थी डायबिटीज के बारे में। पहले हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कैंसर पढ़ा, उसके बाद डायबिटीज। थैंक यू।